हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और अच्छे ढंग से पढ़ रहे होंगे। हम जो भूगोल की जो हम एक यात्रा कर रहे हैं, उसमें मैं आपके लिए कक्षा 12 की चैप्टर लेकर आ रहा हूँ। कुछ चैप्टर्स हमारे हो गए हैं और हम व्यापार की ओर बढ़ रहे हैं, व्यवसाय की ओर बढ़ रहे हैं, जहां पर हम तृतीयक एवं चतुर्थक व्यवसाय में आए हैं। तृतीयक व्यवसाय क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि ये एक सेवा व्यवसाय होता है, जहां पर सेवाओं का उत्पादन किया जाता है बजाय वस्तुओं का। और फिर हमने कई जो चार्ट के माध्यम से भी याद किया था, मुख्यतः बात किया था कि उत्पादन विनिमय से बनता है, उत्पादन सेवाओं का, विनिमय होता है परिवहन, व्यापार, संचार और सेवाएं। वो हमने बात की थी। अब इस चैप्टर में हमने जो चार्ट बनाया, उसके कुछ जो पॉइंट्स हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, उसके बारे में हम बात करें। पहला जो पॉइंट आया था, वो आया था व्यापार और वाणिज्य। मैंने बताया भी था आपको, और हम उसके बारे में थोड़ा सा अलग से पढ़ेंगे। देखिए, व्यापार और वाणिज्य क्या है? देखो, व्यापार का मतलब ये है कि हम इसमें ये कह सकते हैं कि व्यापार में कस्बों या फिर नगरों में, कस्बों या नगरों में फुटकर या थोक व्यापार के द्वारा वस्तुओं का जो क्रय और विक्रय किया जाता है, वस्तु को खरीदा और बेचा जाता है, वो व्यापार के अंतर्गत आता है। यानी सामान्य सी बात आप यूं करेंगे कि वस्तु को खरीदना और बेचना ही क्या कहलाता है? व्यापार कहलाता है। लेकिन मैंने नाम ले दिए क्योंकि हम बात करेंगे, कस्बों की बात करेंगे, अभी ग्रामीण की बात करेंगे, नगरों की बात करेंगे, फुटकर और थोक की बात करेंगे। इसलिए मैंने बता दिया कि व्यापार का जो भी रूप हो, चाहे वो फुटकर हो, चाहे व्यापार हो, चाहे थोक हो, सॉरी, चाहे आप नगरीय मंडियों में करें, चाहे ग्रामीण मंडियों में करें, तो वस्तु को जो खरीदना और बेचना है, वो सब क्या कहलाता है? व्यापार कहलाता है। और व्यापार जो आप करते हैं, वस्तु का जो क्रय विक्रय करते हैं, कि व्यापार में वस्तुओं के या फिर सेवाओं के क्रय या विक्रय का जो लेखा जोखा रखा जाता है, जो भी लेखा जोखा आप जो भी ये मान लीजिए, बुक्स में, किताबों में, बही खातों में जो भी आप लेखा जोखा रखते हैं, जो क्रियाविधि होती है, परिवहन के साधन लगते हैं, सामान को लाना हो, ले जाना हो, जो भी लेखा जोखा होता है, उसे वाणिज्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? हम वाणिज्य कहते हैं। और इसको और अच्छा समझेंगे आप, तो वाणिज्य को इसकी इंग्लिश से समझ सकते हैं। वाणिज्य को हम कहते हैं कॉमर्स, वाणिज्य को हम कहते हैं कॉमर्स, और व्यापार को हम कहते हैं ट्रेड। तो ट्रेड तो एक क्रिया है, उस ट्रेड के अंदर ट्रेड तो एक एक एक, एक जैसे व्यापार एक है जिसमें वस्तु खरीदते बेचते, उसमें हम जो जो क्रियाविधि अपनाते हैं, वो सब आएगा आपके वाणिज्य के अंदर, जो एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा जाता है। अच्छा, अब देखिए आगे आगे हम इसमें पढ़ेंगे कि आप यूं देखेंगे कि व्यापार जो किया जाता है, यानी जो व्यापारिक केंद्र होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। यानी आप कहीं पर भारत में, कहीं पर विश्व में बात करें कि व्यापारिक जो केंद्र होते हैं, जहां पर वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है, मैंने अभी लिखा आपको कि व्यापारिक केंद्र, तो व्यापारिक जो केंद्र होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है ग्रामीण व्यापारिक केंद्र, ग्रामीण व्यापारिक केंद्र, और एक होता है नगरीय व्यापारिक केंद्र, नगरीय व्यापारिक केंद्र। अब देखिए, ग्रामीण व्यापारिक केंद्र क्या होता है? ये सब एक व्यापार की अवस्था आप समझिए। जो ग्रामीण व्यापारिक केंद्र होता है, इसको क्या कहेंगे हम? तो ग्रामीण व्यापारिक केंद्र क्या होते हैं? एक तरीके से हम जहां पर व्यापारिक इस्तेमाल कर लेंगे, वहां पर थोड़ी विशिष्टता हो जाएगी। तो ये अर्ध नगरीय व्यापारिक केंद्र होते हैं। ये अर्ध नगरीय व्यापारिक केंद्र होते हैं, केंद्र होते हैं, जहां पर ग्रामीण लोगों की अधिक मांग वाली वस्तुएं या सेवाएं, अधिक मांग वाली वस्तुएं या सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है, या सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है, उपलब्ध कराई जाती है। आप एक बात को नोट करना, मैंने यहां पर बात नहीं करी है कि मूलभूत आवश्यकताओं वाली, मूलभूत तो मिलेगी मिलेगी, लेकिन यहां पर अतिरिक्त जो अधिक मांग वाली वस्तुएं हैं, अधिक मांग वाली वस्तुएं, वो भी यहां पर उपलब्ध कराई जाएगी। ये ग्रामीण व्यापारिक केंद्र होते हैं। जबकि अगर हम नगरीय व्यापारिक केंद्र की बात करें, तो नगरीय व्यापारिक केंद्र क्या होते हैं कि इसमें क्या होता है कि नगरीय बाजार केंद्रों पर, नगरीय बाजार जो केंद्र बड़े होते हैं, केंद्र पर साधारण यानी मूलभूत साधारण वस्तुओं के साथ साथ
ऐसा नहीं है कि नगरीय बाजार केंद्र पे तो साधारण वस्तुएं नहीं मिलेगी, उसके लिए आपको गांव में जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। वहां पर साधारण वस्तुओं के साथ साथ जो आपकी मूलभूत वस्तुएं हैं, आपकी जो मूलभूत आवश्यकता है ना, उन वस्तुओं के साथ साथ, यानी उन वस्तुओं के साथ साथ ग्रामीण नगरीय बाजार केंद्रों पर साधारण वस्तुओं के साथ साथ आपको विशिष्ट आवश्यकता वाली, आपको विशिष्ट आवश्यकता वाली वस्तुएं भी उपलब्ध होती हैं, वस्तुएं भी उपलब्ध होती हैं। जैसे मान लीजिए हम बात करें कि आप गांव में जाएंगे, गांव में आपको मूलभूत आवश्यकता की मिल रही है, अधिक मांग की डिमांड है तो वो मिल रही है, लेकिन विशिष्ट आवश्यकता वाली वस्तु, जैसे मान लीजिए आपको कार चाहिए तो कार वो होगी, वो यहाँ मिलेगी। आपको बाइक वाला कोई इलेक्ट्रिक बाइक चाहिए तो वो वहां पर मिल जाएगी, फ्रिज चाहिए वो मिल जाएंगे। एक बात और देखिए कि नगरीय बाजार जो केंद्र होते हैं, नगरीय बाजार केंद्र होते हैं, यहां पर आपको क्या मिलेगा, जो आप यूं कह सकते हैं कि उच्च शैक्षणिक संस्थान, विशेषता बता रहा हूं कैसे होंगे वहां पर, उच्च शैक्षणिक संस्थान, आपको उच्च स्वास्थ्य सुविधाएं, उच्च स्वास्थ्य सुविधाएं और उच्च आपको व्यावसायिक, जो एक तरह से जो व्यवसाय अच्छे होंगे, जो उच्च होंगे, है ना, जिसको हम कह सकते हैं अच्छे स्तर के होंगे, अच्छे तकनीक के होंगे, तो उच्च व्यावसायिक प्रक्रियाएं यानी क्रियाएं भी आपको दिखेगी, उच्च व्यवसाय क्रियाएं भी दिखेगी, व्यवसाय क्रियाएं भी दिखेगी। जैसे जैसे आपको यहाँ पर दांतों के डॉक्टर दिख सकते हैं, दांतों के डॉक्टर दिख सकते हैं, यहाँ पर आपको बड़ा हॉस्पिटल दिख सकता है, या पशु चिकित्सक दिख सकते हैं, पशु चिकित्सक दिख सकते हैं आपको, है ना, उनका आपको दिख सकता है। इसके साथ में ही आपको यहाँ पर वकील वकील दिख सकते हैं, वकील दिख सकते हैं, है ना, आपको बड़े बड़े विद्यालय दिख सकते हैं, कॉलेज दिख सकते हैं, आपको आपको विद्यालय हो गए या कॉलेज हो गए, ये आपको दिख सकते हैं। तो आप समझ रहे होंगे कि ग्रामीण व्यापारिक केंद्र एक नगरीय व्यापारिक केंद्र होते हैं जहां पर अधिक मांग वाली वस्तुएं उपलब्ध हो जाती है, जबकि नगरीय व्यापारिक केंद्र ऐसे नगरीय बाजार केंद्र होते हैं जहां पर आपको साधारण वस्तु तो मिलेगी, अधिक मांग वाली वस्तु तो मिलेगी, लेकिन विशिष्ट आवश्यकता वाली वस्तुएं भी मिल जाएगी, जिसमें हम कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप कार के हिसाब से बात कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के हिसाब से बात कर सकते हैं, ये जो अलग है, आप कोई मोबाइल है, विशिष्ट मोबाइल है, बड़े मोबाइल है, वो भी आप इसमें बात कर सकते हैं। और यहाँ पर नगरीय बाजार केंद्र में उच्च शैक्षणिक सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं, या फिर मान लीजिए कोर्ट जो भी है, बड़े बड़े जो संस्थान है वो भी आपको यहाँ मिलेंगे, और उच्च व्यवसायिक क्रिया भी आपको मिलती। अब हम दूसरा इसके अंदर पढ़ेंगे, ये पॉइंट आप समझ गए, मैं आपको एक एक पॉइंट लेकर चलूंगा जो इसमें विशिष्ट है, जहां से परीक्षा प्रश्न बनते हैं। अब है फुटकर व्यापार और थोक व्यापार। मैं आपको इसमें बता चुका हूं पहले भी जब आपने चार्ट बनाया था, लेकिन यहां पर मैं आपको अलग से बता देता हूं कि फुटकर व्यापार क्या होता है। अगर आपको कुछ लिखना हो तो उसमें कैसे लिखेंगे आप। देखिए, फुटकर व्यापार मैंने आपको बताया था कि अगर आप उपभोक्ता हो, आपको अगर कोई सामान चाहिए, मुझे कोई सामान चाहिए, अपनी मूलभूत आवश्यकता के लिए चाहिए, कैसे भी सामान चाहिए, तो आप कहाँ जाएंगे, आप जाएंगे अपने पास के दुकान में। तो फुटकर व्यापार जो होता है उसको आप यूं समझिए, फुटकर व्यापार, इसकी पहली बात है, इसका सीधा संबंध किनसे होता है, उपभोक्ता से होता है, सीधा संबंध होता है उपभोक्ता से होता है। ये समझ गए आप, सीधा संबंध किससे होगा, उपभोक्ता से होगा, जिसमें उपभोक्ता जाएगा और खुद वहां पर जाकर अपनी वस्तु को ले सकता है, आसपास के जो भी दुकान होगी वहां से उन वस्तुओं को ले सकता है। अच्छा, इसमें ये ऐसे व्यापारिक केंद्र होते हैं जिसका सीधा संबंध उपभोक्ता से होता है। इसमें आप कर सकते हैं, जैसे रेहड़ी वाला है, आपके फेरी वाला है ना, आपके जैसे मैंने बताया था डाक जो आपका था, डाक वाला था, आपका इसमें डाक बाजार था, डाक व्यापार था, जिसमें आपने एक तो था दूरभाष था, या फिर एक आपके इंटरनेट वाले जो थे, जिसमें आप फ्लिपकार्ट भी कर सकते हैं। ये सब क्या है, इनका संबंध क्या है, आपके सीधा ही फुटकर व्यापार से है, सीधा ही उपभोक्ता से है। रेडी वाला है, फेरी वाला है, डाक व्यापार है, और कोई पास की कोई दुकान, उसका संबंध किससे होता है, फुटकर व्यापार से होता है, सीधा संबंध होगा उसका। यानी फुटकर व्यापार का सीधा संबंध उपभोक्ता से होता है। इसमें रेडी, फेरी, डाक व्यापार, दूरभाष या कोई दुकान जो पास की दुकान है, इनको, इन संस्थानों को शामिल किया जाता है। ठीक है, जहां पर वो जाता है अपने मोल भाव कर सकता है। हाँ, एक खास बात और कर सकते हैं कि यहां उपभोक्ता अपनी सामान्य आवश्यकता की वस्तुओं को, अपनी सामान्य आवश्यकता की वस्तुओं को अधिक मात्रा में नहीं ले पाएगा। जैसे आपको चाहिए, जैसे मान लीजिए आप किसी दुकान पर चले गए और आपने कहा कि मुझे 10 बोरी चाहिए, 50 बोरी चाहिए, उसका होगी नहीं,
है ना? तो यहाँ उपभोक्ता आपको कहीं से मंगाएगा, तो यहाँ उपभोक्ता अपनी सामान्य आवश्यकताओं की वस्तुओं को एक कम मात्रा में इनका उपभोग करता है, कम मात्रा में उपभोग करता है। यहाँ उपभोक्ता होता है अपनी सामान्य आवश्यकता की वस्तुओं की के जो कम मात्रा में उसका उपभोग करता है। अब हम पढ़ेंगे थोक व्यापार। अब हम पढ़ेंगे थोक व्यापार। फुटकर व्यापार समझ लिया, थोक व्यापार क्या होता है? बेटा थोक व्यापार समझने से पहले एक थोड़ा सा चार्ट समझते हैं, आप समझिए। अगर आप उपभोक्ता है तो आप सामान लेने कहाँ जाते हैं? मैंने बताया फुटकर के पास जाते हैं। आप कहाँ जाते हैं? फुटकर के पास जाते हैं। फुटकर अगर सामान लेगा, जो पास-पास की दुकान वाले सामान लेंगे, आप थोड़ा दिमाग पर थोड़ा सोचेंगे, जोर डालेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये किससे लेंगे? थोक व्यापारी से लेंगे। किससे लेंगे? थोक व्यापारी। थोक व्यापारी दो प्रकार में था, अपन ने पढ़ा था। एक तो मंडियों के रूप में था ग्रामीण, और एक था शहरी मंडियों के रूप में। मंडियों का मतलब ये हो गया कि एक ऐसा व्यापारी जिसके पास में कोई भी चीज या कोई वस्तु बल्क में पाई जाएगी, बड़ी मात्रा में पाई जाएगी, जिससे उस वस्तु का मूल्य कम हो जाएगा। आप यूं समझिए, थोक व्यापारी का मतलब ही क्या हो गया? मंडी हो गया। मंडी क्या हो गया? मंडी। ग्रामीण मंडी या नगरीय मंडी, यानी वहां पर सामान ऐसा पाया जाएगा, बल्क में पाया जाएगा कि जिससे उसकी बल्क यानी मात्रा, उसकी कीमत कम हो जाएगी। थोक व्यापारी काम किससे लेता है? निर्माणकर्ता से लेता है सामान। किससे लेता है सामान? निर्माणकर्ता से लेता है। तो यानी एक तरीके से ये थोक व्यापारी क्या हो गया? बिचौलिया हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि थोक व्यापार क्या होता है कि ये क्या होते हैं कि ये बिचौलिया सौदागर, ये बिचौलिया सौदागर बड़े व्यापारिक केंद्र होते हैं। बड़े व्यापारिक केंद्र होते हैं। आपके आसपास में कोई भी मंडी होगी, अनाज मंडी होगी, खाद बीज मंडी होगी, कैसी होगी, तो वो बड़े व्यापारिक केंद्र है, बिचौलिया है। अच्छा, होता क्या है यहां पर? क्या होता है यहां? फुटकर जो व्यापारी होते हैं वो सामान उधार लेते हैं। सामान उधार लेते हैं। उधार लेते हैं का मतलब आपने देखा होगा बेटा, ये लोग क्या करते हैं कि वहां जाते हैं और वहां सामान उधार लेते हैं, और जब वो सामान ग्राहकों को बेचते हैं, उपभोक्ता को बेचते हैं, तो उस मूल्य को, उस पैसे को वहां चुका देते हैं। इसका मतलब ये क्या करते हैं? एक तरीके से कह सकते हैं कि फुटकर व्यापारी थोक व्यापारी के पूंजी पर ही, थोक व्यापारी की पूंजी पर ही व्यापार करते हैं, की पूंजी पर ही व्यापार करते हैं। आप समझ रहे हैं कि उनकी पूंजी पर व्यापार करते हैं। कभी कभार उनको पैसा देना पड़ता है, लेकिन ज्यादातर पैसा से देते हैं कि भाई इतना सामान ले लिया, और बोल देते हैं कि हम आपको जब मैं 15 दिन में आपको पैसा दे दूंगा। 15 दिन में सामान बिक जाता है और उसका पैसा दे देते हैं। तो थोक व्यापारी क्या होते हैं? ये एक बिचौलिया सौदागर होते हैं, बड़े व्यापारिक केंद्र होते हैं, मंडियों के रूप में होते हैं। जैसे मान लीजिए इसको हम कह सकते हैं ग्रामीण मंडियां, या फिर नगरीय मंडियां, या फिर नगरीय मंडियों के रूप में होते हैं। और यहां पर फुटकर व्यापारी सामान उधार लेते हैं, और यहां पर वो थोक व्यापारी लगभग उनकी पूंजी पर ही, यानी फुटकर व्यापारी थोक व्यापारी की पूंजी पर ही अपना व्यापार करते हैं। तो हम अब आगे पढ़ेंगे भंडार गृह। आपने थोक व्यापार पढ़ा, फुटकर व्यापार पढ़ लिया, फुटकर व्यापार का संबंध पढ़ लिया, अपने उपभोक्ता से होता है, थोक व्यापार का भी समझ लिया। अब थोक व्यापार, मैंने आपको पहले बताया था कि थोक व्यापार की बात करें तो यहां पर क्या होता है कि वस्तुओं को रखा जाता है। बताया था मैंने आपको, एक संगठक जो होता है, एक मतलब कम कीमत पर वस्तुओं को भंडार किया जाता है, उसको रखा जाता है, जिससे कि एक व्यक्ति, एक उपभोक्ता एक ही जगह पर सारी वस्तुओं को वो प्राप्त कर सके। तो ये थोक व्यापार के अंदर था, जिसमें फुटकर व्यापार आते हैं। फुटकर व्यापारी आते हैं, अपने सामान को खरीदते हैं उधार, और उसकी पूंजी पर ही अपना व्यापार करते हैं। ये बात हो चुकी थी। अब थोक व्यापार में सबसे बड़ा जो आता है सिस्टम, मैंने कहा ये वस्तुएं संग्रहित रखता है, वो होते हैं भंडार, है ना। तो थोक व्यापार में भंडार दो प्रकार के होते हैं। थोक व्यापार में भंडार दो प्रकार के होते हैं। भंडार दो प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं आप खुद समझेंगे। देखिए, पहला जो होता है वो होता है विभागीय भंडार। पहला जो होता है विभागीय भंडार। विभागीय भंडार क्या होता है? सरकार के द्वारा होता है, और इस भंडार में कोई भी वस्तु है तो वस्तुओं की खरीदने पर या बेचने पर, यानी क्रय विक्रय पर, वहां के विभागीय अधिकारियों द्वारा ध्यान रखा जाता है। यानी वस्तुओं के क्रय व विक्रय पर विभागीय अधिकारियों द्वारा ध्यान रखा जाता है। विभागीय अधिकारियों द्वारा
ध्यान रखा जाता है। आप यूं मान सकते हैं कि इसमें सरकार के जो नियम होते हैं, सरकार के जो नियम होते हैं वो लागू होते हैं, नियम लागू होते हैं, और इस तरीके से वहां पर वस्तुओं को संग्रहित रखा जाता है और वही मूल्य रखा जाता है। मनमाने तरीके से मूल्य रखा नहीं जा सकता। दूसरा जो होता है वो होता है श्रृंखला भंडार। अब श्रृंखला भंडार क्या होते हैं? इनको आपने देखा भी होगा। मैं थोड़ा सा उदाहरण दूं। आपने आसपास अपने कहीं बिग बाजार के स्टोर्स देखे होंगे जो आपके सिटी में कहीं पर होंगे, एक जगह नहीं, दो जगह, चार जगह, कहीं जगह पर होंगे। वहां पर क्या होता है कि ये जो बिग बाजार की मैं उदाहरण लेता हूं आपसे, या रिलायंस का लेता हूं, ये भंडार गृह किसी एक व्यक्ति, कंपनी या संगठन के होते हैं। यहां पर क्या करता है, ये कम कीमत पर व्यापारिक माल को खरीदता है, एक स्थान पर रखता है और उसको कम कीमत पर उपभोक्ता को उपलब्ध कराता है। कभी कभार क्या कर लेता है, ये मैन्युफैक्चरिंग करा लेते हैं। कभी कभार ये क्या कर लेते हैं, उत्पाद की मैन्युफैक्चरिंग, खुद ही उस वस्तु का निर्माण भी, कई वस्तुओं का निर्माण भी कर लेते हैं। तो ये क्या होते हैं, आपके श्रृंखला भंडार होते हैं। और श्रृंखला भंडार में एक खास बात यह है कि भंडार गृह जहां भी होंगे, जितने भी होंगे, 4, 5, 6 जगह कहीं पर भी होंगे, वहां पर समान नियम कायदे लागू होते हैं। जो उनके अनुभव हैं, उनके जो नियम, वो सभी को लागू किया जाता है। तो श्रृंखला भंडार क्या होते हैं? श्रृंखला भंडार, ये भंडार गृह किसी कंपनी या कोई संगठन के होते हैं। और करते क्या है, इस संगठन में करते क्या है, इसमें अत्यधिक कम कीमत पर एक छत के नीचे, मैं ये बताना चाहूंगा, एक छत के नीचे कई वस्तुओं को, एक वस्तु नहीं, विभागीय भंडार में तो एक वस्तु भी रख सकते हैं, लेकिन यहां पर कई वस्तुओं के, एक छत के नीचे कई वस्तुओं को कम कीमत पर कई वस्तुओं को बेचा जाता है। और कभी कभार क्या कर लेते हैं, ये उस वस्तु का निर्माण भी कर लेते हैं, और बेचते किसको हैं? ये बेचा किसको जाता है? उपभोक्ता को कम कीमत पर बेचते हैं। ठीक है ना? तो ये आप समझ गए श्रृंखला भंडार, जिसमें आप उदाहरण ले सकते हैं जैसे बिग बाजार है, आप उदाहरण ले सकते हैं जैसे डी मार्ट है। ये जयपुर में क्या, पूरे राजस्थान में क्या, पूरे भारत में इसकी फ्रेंचाइजी होती है। तो वहां पर क्या होता है, ये भंडार गृह किसी कंपनी या संगठन के होते हैं। अत्यधिक कम कीमत पर यहां पर व्यापारिक माल को, मतलब उनको बेचा जाता है, खरीदा जाता है, और ये भंडार गृह कभी उन वस्तुओं का निर्माण भी कर लेते हैं, उपभोक्ता को कम कीमत पर उसको बेच देते हैं। यहां पर जो भी अनुभव होते हैं, जो भी नियम होते हैं, वो सभी पर लागू किए जाते हैं। ये आपके हो गया श्रृंखला भंडार। तो हमने पढ़े विभागीय भंडार और श्रृंखला भंडार। ठीक है, तो आपको मैं जो इस पे पॉइंट्स को समझा रहा हूं, जैसे हमने बात करी ग्रामीण व्यापारिक केंद्र क्या होते हैं, नगरीय व्यापारिक केंद्र क्या होते हैं, फिर हम थोक व्यापार, फुटकर व्यापार पे आ गए और यहां पर आ गए। अब हम इससे पढ़ेंगे परिवहन। देखिए, परिवहन के बारे में आपको बता चुका हूं मैं। हमने जो परिवहन पढ़ा था, वहीं उसी का कुछ ऐसा रूप लेंगे जहां से आपको समझ में आ जाए। हमने बात की थी परिवहन जो होते हैं वो सड़क भी होता है, रेल भी होता है, वायु भी होता है, जल भी होता है। और मैंने आपको बताया था कि व्यक्ति और माल का यहां पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसको पहुंचाया जाता है। लेकिन किस परिवहन का चयन करेंगे, किस साधन का चयन करेंगे, ये डिपेंड करता है कि आपको कितनी शीघ्रता है। यानी आपको जितनी शीघ्रता होगी, आप किसी सूचना को भेजना चाह रहे हैं, उसको कितनी शीघ्रता है, उसके हिसाब से आप परिवहन के साधनों का चयन करेंगे और उसी का उतना ही वस्तु का मूल्य बढ़ जाएगा। जितना आप महंगा परिवहन के साधन यूज करेंगे, उतना ही उस वस्तु का मूल्य बढ़ जाएगा। तो परिवहन में क्या होता है, परिवहन को आप समझ लीजिए कि एक ऐसी सुविधा है जैसे व्यक्तियों या सामान को, इसमें व्यक्ति और सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। परिवहन एक ऐसी सुविधा है जिसमें व्यक्ति प्लस सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। ये सामान्य सी बात है, बार बार करते हैं, लेकिन यहां पर जो महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें उपभोक्ता यानी उपभोक्ता उपयोग के आधार पे, उपभोक्ता जो होता है वो उपयोग के आधार पर परिवहन के साधन का चयन करता है, परिवहन के साधन का चयन करता है और उसी के हिसाब से उपभोक्ता यानी सामान की कीमत निर्धारित होती है। अगर वो वायुयान को चयन करेगा तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी और वो इसी स्थान पर उत्पाद की जो कीमत होती है वो निर्धारित होती है, क्योंकि परिवहन का जो मूल्य होता है वो जुड़ेगा तो निर्धारित होती है। तो
इसमें क्या होता है कि चयन करता है, इसमें उपभोक्ता समय एवं दूरी को बचाने के लिए परिवहन के साधनों का चयन करता है और वहां पर इसकी कीमत उसकी निर्धारित होती है। अब इसमें हम एक चीज और पढ़ेंगे, यहां पर आती है कि आपको पता कैसे पड़े कि हमको कौन से स्थान को यानी कौन से साधन को यानी कौन से परिवहन को अपन यूज कर रहे हैं, लेकिन कौन से मार्ग को यूज करें। तो एक आता है, इसमें पढ़ेंगे हम समकाल रेखाएं। यहां पर अपन केवल पॉइंट्स पॉइंट्स पढ़ रहे हैं, आपको चार्ट के माध्यम से समझा चुका हूं, पॉइंट्स पॉइंट्स पढ़ रहे हैं। समकाल रेखाएं, देखिए समकाल रेखाएं क्या होती है? समकाल रेखाएं वो होती है मानचित्र पर समान समय पर, मानचित्र आपको लेंगे तो समान समय पर पहुंचने वाले स्थान को, मानचित्र पर समान समय पर पहुंचने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा, स्थानों को मिलाने वाली रेखा समकाल रेखा कहलाती है, समकाल रेखा कहलाती है, कहलाती है। तो बेटा ये समकाल रेखा है, समकाल रेखा क्या होती है? मानचित्र पर समान समय पर पहुंचने वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा समकाल रेखा कहलाती है। जैसे आपने 11th में समदाब रेखा पढ़ी है, समलवनता रेखा पढ़ी है और समताप रेखा पढ़ी है, यानी समान ताप वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा है। तो वैसे ही ये क्या है? समकाल रेखा है, जो समान समय को, यानी एक ऐसा स्थान जहां से अगर अपन निकले जाए तो कम समय लगेगा। जैसे मान लीजिए आपको मैं उदाहरण दूं कि एक एग्जांपल दूं, जैसे मान लीजिए कोई जगह है, यहाँ पर आपको 20 मिनट से लग रही है, जैसे यहाँ 20 मिनट लग रही है, यहाँ 50 मिनट लग रही है, यहाँ 20 मिनट लग रही है, 50 मिनट, ये 50 मिनट। तो ये जो समान समय है, इनको स्थानों को मिलाने वाली जो रेखा, जैसे इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, मान लीजिए 20 मिनट यहाँ पर दे रखा है, ये समान जो समय है उसको, यानी मानचित्र पर आप यूं कह सकते हैं कि समान समय को जो मिलाने वाली रेखाएं है वो आपकी समान रेखा कहलाती है। समान समय पर पहुंचने वाले स्थानों को, यानी मानचित्र पर समान समय पर पहुंचने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं समकाल रेखाएं कहलाती है। अच्छा, अब हम इसमें आगे पढ़ेंगे परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक क्या है। जनरली अपन सामान्य सी बात करें तो परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक है, उसमें मेन जो कारक आएगा वो आएगा आपकी भू आकृति या जलवायु, हम मान सकते हैं भू आकृति व जलवायु। भू आकृति और जलवायु कैसे होगी आप खुद जानते हैं कि जो स्थान, जैसे मान लीजिए समतल होगा तो वहां परिवहन के साधन ऐसे अलग होंगे। जैसे मान लीजिए पहाड़ी क्षेत्र की बात करते हैं, वहां पर अलग परिवहन के साधन होंगे, वहां सड़क साधन हो सकते हैं, ट्रेन नहीं हो सकती है। या फिर ऐसे दुर्गम क्षेत्र हैं जहां पर मान लीजिए कोई आपदा आ जाए, आपके कोई जैसे आपकी प्राकृतिक आपदा आ जाए तो वहां पर हेलीकॉप्टर का यूज किया जाता है, वहां परिवहन के साधन अलग हो जाते हैं। तो आपके परिवहन के साधनों का चयन भू आकृति और जलवायु के आधार पर किया जाता है, जलवायु के आधार पर भी किया जाता है। जैसे मान लीजिए कहीं पर जलवायु बहुत ठंडी होती है, बर्फ पर हमेशा, सड़क पर हमेशा बर्फ जम जाती है, तो उनको बर्फ को उठाना पड़ता है, तो उसके हिसाब से साधन दूसरे यूज करने पड़ते हैं। तो भू आकृति और जलवायु भी आपके परिवहन के साधनों को प्रभावित करती है। तो टॉपिक यह है परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक। हम यहाँ पर डाल सकते हैं परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। तो पहला जो हो गया वो हो गया भू आकृति और जलवायु। दूसरा हो गया जनसंख्या। देखिए जनसंख्या जितनी ज्यादा होगी, किस क्षेत्र में जनसंख्या जितनी बड़ी होगी, परिवहन के साधनों की मांग भी उतनी ज्यादा होगी। ये समझिए कि किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या जितनी ज्यादा होगी, है ना, ज्यादा होगी, वहां पर परिवहन के साधनों की ज्यादा मांग होगी, परिवहन के साधनों की ज्यादा मांग होगी। आप देखिए, आप भारत में हम कर सकते हैं, भारत के अंदर सड़क मार्ग है, आपको शहरों से गांव जुड़ा हुआ है, गांव से गांव में मतलब कितनी सड़कों की लंबाई आप देख रहे हैं। रेल मार्ग के देख लीजिए, वायु जो परिवहन है उसको भी किया गया है। तो जो हमारे मानसूनी एशिया के भारत है, चीन है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, वहां पर हम ले सकते हैं जनसंख्या। जनसंख्या जितनी ज्यादा होगी उतने ही परिवहन के साधनों की मांग होगी। एक भू आकृति हो गया, भू आकृति आप समझते हैं पठारी क्षेत्र पर अलग होगी, मरुस्थलीय क्षेत्र पर अलग होगी। मान लीजिए अगर आप जलीय क्षेत्र आपके पास में अगर है, तटीय सीमा को आप अगर तटीय सीमा लगती है तो वहां पर आपके परिवहन साधन अलग हो जाते हैं। अच्छा, तीसरा होता है कि मान लीजिए हम यूँ कह सकते हैं कि नगर, कस्बे या कोई भी हैं आपके, तो वहां पर जो भी औद्योगिक क्षेत्र है, कच्चा माल पहुंचाना है आपको। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ कच्चा माल पहुंचाना है और उसके पास में जो भी औद्योगिक क्षेत्र हैं,
औद्योगिक क्षेत्र जैसे यहाँ पर है, और ये यहाँ से जो कोई भी नगर है या कोई कस्बा है या कोई गांव है, वहां से जो कच्चा माल पहुंचाना है आपको औद्योगिक क्षेत्र के पास में, तो उसके हिसाब से हम परिवहन के साधनों का चयन करते हैं। क्या करते हैं कि परिवहन के साधनों का हम वहां पर चयन करते हैं। यानी आप यूं कह सकते हैं कि नगर कस्बों व औद्योगिक केंद्रों के मध्य, नगर कस्बों एवं औद्योगिक केंद्रों के मध्य कच्चे माल को पहुंचाने के हिसाब से, समझिए कच्चा माल ऐसा हो जल्दी खराब होने वाला हो, हाँ, शीघ्रता से पहुंचाने वाला हो, तो उसके हिसाब से आप परिवहन के साधनों का यूज करेंगे। मान लीजिए औद्योगिक केंद्र है, मान लीजिए कोई फैक्ट्री लगाई है, आप गन्ने की लगाइए, सब चीनी की फैक्ट्री लगाइए, आपने गन्ने को आपने इतना टाइम लगा दिया पहुंचाने में कि वहां पर उसकी जो नमी होती है, जिसको मिठास होती है, वो खत्म हो गई, फिर गन्ने का कोई इतना यूज नहीं है, तो कच्चा माल है, उसके आधार पर हम परिवहन के साधनों का यूज करते हैं। तो कई कारक है, जिसमें भू आकृति है, जलवायु, जनसंख्या, और ये कच्चे माल के हिसाब से आ गया। अच्छा, तो ठीक, आपको समझ आ गया होगा। तो ये परिवहन के बारे में बात कर ली हमने, और हमको बार बार ये आ रहा है कि आपसे वस्तु पूछाओ चाहे व्यक्ति पूछाओ, अगर आपको जितनी जल्दी होगी, जितनी शीघ्रता होगी, वैसे ही परिवहन के साधन का चयन करेंगे और उतना ही आपको उत्पाद का पैसा, यानी आपको परिवहन का मूल्य चुकाना पड़ेगा। अब देखिए संचार, संचार में भी क्या है, संचार के अंदर है कि आपको जो भी सूचना पहुंचानी है कहीं पर भी किसी व्यक्ति के पास में, तो सूचना का महत्व कब तक रहेगा, जब तक वो सूचना पहुंचे, टाइम पर पहुंचे। आपने अगर टाइम के बाद वो सूचना पहुंचती है तो उसका कोई महत्व नहीं होता है। तो अपने शब्दों, संदेशों व सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना, वो क्या कहलाता है, संचार कहलाता है। और इसमें सामने वाला उस सूचना को समझ भी सके। संचार के अंदर क्या होता है, जिसमें शब्दों, संकेतों व सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना, दूसरे स्थान तक पहुंचाना, दूसरे स्थान तक पहुंचाना, है ना, दूसरे स्थान तक पहुंचाना, इसे क्या कहते हैं, संचार कहते हैं। और इसका खास बात है कि जो सूचना भेजने वाला और सूचना प्राप्त करने वाला, यानी सूचना, इसमें सामने वाला व्यक्ति, यानी सूचना प्राप्त करने वाला व्यक्ति, सूचना प्राप्त करने वाला व्यक्ति भी सूचनाओं को आसानी से समझ सके, सूचनाओं को समय पर प्राप्त कर सके। तो यह है, समय पर प्राप्त कर सके, समय पर प्राप्त कर सके, वह आसानी से समझ सके, वह आसानी से समझ सके। ये आप थोड़ा सा समझिए। अगर वो सूचना बाद में पहुंचेगी या उसको समझ नहीं पा रहा है तो उसका क्या मतलब रहा, तो सूचनाओं को आसानी से समझ सके। अब हम इसमें बात करेंगे, इस सूचना को भी, यानी संचार को भी हम परिवहन से जोड़ सकते हैं। आप खुद सोचिए, मैंने आपको एक बार बताया था जब इसको चार्ट बनाया था कि संचार के अंदर परिवहन भी आता है, और परिवहन में बताया था कि संचार यानी आपकी सूचना का मूल्य जितना ज्यादा है वैसा ही आप परिवहन का साधन यूज करेंगे, मतलब जल परिवहन, स्थल परिवहन या फिर वायु परिवहन। तो जिस देश में, जिस क्षेत्र में परिवहन का जाल तंत्र जितना मजबूत होगा, परिवहन जाल तंत्र जितना मजबूत होगा, जितना मजबूत होगा, जिस क्षेत्र में परिवहन जाल तंत्र जितना मजबूत होगा, जितना सक्षम होगा, वहां पर संचार की सुविधा भी उतनी उच्च कोटि की होगी, वहां पर संचार की सुविधा भी उच्च कोटि की होगी। आपके पास में क्वेश्चन आ जाए कि भाई संचार का परिवहन से क्या संबंध है, तो आप बता देंगे कि परिवहन जाल तंत्र जितना मजबूत होगा, क्योंकि आप बताएंगे संचार जो भी सूचना हम भेज रहे हैं उसकी महत्ता के हिसाब से, उसकी गुणवत्ता के हिसाब से, उसकी उपयोगिता के हिसाब से हम परिवहन के साधन का प्रयोग करते हैं, और जितना मजबूत होगा उतनी संचार की सुविधा की उच्च कोटि होगी। जैसे विकसित क्षेत्र है, यूरोपियन कंट्री है, वहां पर संचार की सुविधा उच्च कोटि। अब हम बात करते हैं संचार की सेवाओं में निम्न साधन, कुछ साधनों की बात करते हैं। तो पहला साधन लेंगे हम दूर संचार। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अपन ने जो चार्ट बनाया ना बेटा, उस चार्ट को आप बार बार देखिएगा, उस चार्ट में से जो महत्वपूर्ण बिंदु है उन पर फोकस करना है, नहीं तो मैं आपको चार्ट में सब चीजें समझा चुका हूं। आपने संचार पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे संचार की सेवाओं में निम्न साधन है। संचार की सेवाओं में, संचार की सेवा में कौन कौन साधन है। पहला जो साधन है वो है दूर संचार। देखिए नाम से पता पड़ रहा है, नाम से देखिए आप, दूर संचार यानी आप अपनी जो भी संकेत है, सूचना है, उनको दूर तक पहुंचा सके। तो दूर संचार एक ऐसा साधन है जो उपग्रह के बाद, सैटेलाइट जब आए हैं, इसके बाद में क्या हुआ है, इसने सूचना तकनीक में जो है उसमें क्रांति ला दी है। यानी संदेशों को भेजे जाने की गति के कारण, यानी इतनी जल्दी चल जाते हैं कि संदेशों को भेजे जाने की गति के कारण दूर संचार ने सूचना
तकनीकी में क्रांति ला दी है, सूचना तकनीकी में क्रांति ला दी है। और एक बात करें इनमें दो चीजें दूरसंचार में, एक तो आपका लैंडलाइन जो अब तो नहीं चलता लेकिन पहले जब चलता था, और दूसरा मोबाइल। इन्होंने क्या कर दिया है, सूचनाओं को, जो भी सूचनाएं हैं प्रेषित करनी है उनको तत्काल और प्रत्यक्ष बना दिया है। तत्काल व प्रत्यक्ष बना दिया। आपको किसी से बात करनी है, आप विद इन सेकेंड आप उससे मिलाएंगे और आप उससे अपनी बात कर लेंगे। तो सूचनाओं को तत्काल एवं प्रत्यक्ष बना दिया। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। किसने? लैंडलाइन और मोबाइल जो दूरसंचार का भाग है, इन्होंने सूचनाओं को तत्काल और प्रत्यक्ष और क्या बना दिया है, प्रत्यक्ष बना दिया है। अब दूसरा जो इसमें आता है रेडियो व दूरदर्शन। देखियो रेडियो और दूरदर्शन क्या है, वह एक श्रव्य और दृश्य साधन, जैसे रेडियो तो दृश्य श्रव्य है और दूरदर्शन श्रव्य और दृश्य है। तो ये श्रव्य व दृश्य संचार माध्यम है, संचार माध्यम है। इसके द्वारा क्या होता है, आप समझिए कि सूचनाएं जो होती है, अब ऐसा तो है नहीं रेडियो पे कोई देखेगा या टीवी पर देखेगा, कोई एक व्यक्ति को सूचना दे सकते हैं। ये माध्यम से सूचना जो होती है वो पूरे विश्व में प्रेषित की जाती है, पूरे विश्व में भेजी जाती है, प्रेषित की जाती है। आप खुद समझते हैं, कोई क्रिकेट का आयोजन होता है और टीवी पर लाइव आ रहा है तो पूरा विश्व दे सकता है ना। तो सूचना पूरे विश्व प्रेषित की जाती है, इसलिए इनको जनसंचार के माध्यम भी कहते हैं। इनको जनसंचार के माध्यम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनसंचार के माध्यम भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास में हो गया। और इसके बाद में दूरसंचार के अंदर, आप संचार के अंदर एक चीज और है, उपग्रह और इंटरनेट। इंटरनेट में आप ईमेल ले लीजिए, इंटरनेट में आप व्हाट्सएप ले लीजिए, आजकल तो कई जो चीजें आ गई, चैट जीपीटी है। तो इन्होंने क्या कर दिया है, सूचना तकनीकी के अंदर ये संचार तंत्र में क्रांति ला दी है। ठीक है, तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ये सब चीजें पढ़ा चुका हूं। आपको तृतीयक व्यवसाय के अंदर लेकर आए हैं। तृतीयक व्यवसाय के अंदर हम अब तक परिवहन पढ़ लिया है, संचार पढ़ लिया है। अब देखो बेटा, इसमें हम पढ़ेंगे संचार के बाद में सेवाएं। सेवाएं तो आपके जो तृतीयक व्यवसाय है उसकी रीढ़ की हड्डी है। मैंने बताया था कि सेवाएं जो होती है, प्रत्यक्ष सेवाएं होती है, इसमें सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। तो आप जो अब करेंगे सेवाएं, और सेवाओं के अंदर यह है कि तृतीयक व्यवसाय में प्रत्यक्ष सेवाओं का उत्पादन किया जाता है या प्रत्यक्ष सेवाएं दी जाती है, प्रत्यक्ष सेवाएं दी जाती है। और उसके बदले में, सेवाओं के बदले में क्या दिया जाता है, पारिश्रमिक या मजदूरी दी जाती है। पारिश्रमिक या मजदूरी दी जाती है। ठीक है, ये आप समझ रहे हैं कि पारिश्रमिक व मजदूरी इसके अंदर इसमें दी जाती है ना। अब यहां पर आप समझिए कि जो तृतीयक सेवाएं होती है, ये जो एक तरीके से सेवा व्यवसाय है, आप यहां भी कह सकते हैं कि ये एक तरीके से सेवा व्यवसाय है, आपसे याद है। और चतुर्थक व्यवसाय भी सेवा व्यवसाय है, उसके बारे में बात करेंगे। ये प्रत्यक्ष है, ये कैसी है, प्रत्यक्ष सेवा व्यवसाय, आपको उदाहरण में दे चुका हूं। अब ये सेवाएं भी क्या होती है, इन सेवाओं को दो भागों में बांटा जाता है। इन सेवाओं को दो भागों में बांटा जा सकता है, दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला तो होता है इसमें जो हम शारीरिक रूप से करें, तो यानी आएगा शारीरिक श्रम सेवाएं। शारीरिक श्रम सेवाएं आएगी, शारीरिक श्रम सेवाएं, शारीरिक श्रम सेवाएं आएगी। अब शारीरिक श्रम सेवाओं में आएंगे जो अपने हाथ के कौशल से, यानी शारीरिक श्रम द्वारा दूसरे को सेवाएं देते हैं। जैसे आप माली को कर सकते हैं, धोबी होता है उसको कर सकते हैं, आप नल साज को कर सकते हैं, बिजली कर्मी होता है वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। ये सब अपने हाथ के कौशल के द्वारा या अपने शारीरिक श्रम के द्वारा सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। लेकिन जो दूसरी सेवा है वो बड़ी विशिष्ट है, इसका नाम है मानसिक श्रम सेवाएं। मानसिक श्रम सेवाएं, देखिए मानसिक श्रम सेवाएं नाम से स्पष्ट है। यहां पर आएंगे आपके जैसे डॉक्टर हैं, आपके अध्यापक हैं और वकील हैं, यहां पर आएंगे। और आपको बात बता दूं कि जैसे ही शारीरिक श्रम सेवा है, वहां पर जो सेवा का मूल्य कम होगा, और यहां पर जो सेवा का मूल्य होगा, एक डॉक्टर का, एक अध्यापक का और एक वकील का जो एक मूल्य होगा, यानी जिसको आप फीस देनी पड़ेगी, वो ज्यादा होगी। तो यानी यहां पर लोग डिग्री करते हैं, उससे पहुंचते हैं। तो शारीरिक श्रम सेवाओं के अंदर आपको जो पारिश्रमिक होगा कम होगा, यहां पर ज्यादा होगा। और एक बात आप नोट कर सकते हैं कि जो विकसित देश होंगे वहां पर लगभग सभी लोग जो हैं वो किसमें है, तृतीयक व्यवसायों के अंदर,
तृतीयक व्यवसाय में संलग्न है, बजाय अल्प विकसित देश में। अल्प विकसित देशों में केवल 10% लोग तृतीयक व्यवसाय के अंदर जुड़े हुए हैं, तृतीयक व्यवसाय में जुड़े हुए हैं, जबकि विकसित देशों के अंदर तृतीयक व्यवसाय में ज्यादा है। हम यूं समझ सकते हैं कि यूएसए के अंदर 75% लोग द्वितीयक व तृतीयक व्यवसाय के अंदर संलग्न है, तृतीयक व्यवसाय में संलग्न है, तृतीयक व्यवसाय में संलग्न है। कहां पर? यूएसए के अंदर। लेकिन इसका आपका एक इसमें आप अपवाद ले सकते हैं। अपवाद है कनाडा। जो कनाडा है वहां पर क्या दिक्कत है? कनाडा के अंदर जो प्रमुख व्यवसाय है वो लकड़ी काटना है। वो क्या है? लकड़ी काटना है। और लकड़ी काटना एक प्राथमिक व्यवसाय है, लेकिन इनकी तकनीक के कारण, इनके जो वहां की लकड़ी की जो इतनी अच्छी लकड़ी है वहां पर, उसके कारण ये प्राथमिक व्यवसाय पर निर्भर होने के बावजूद भी विकसित देशों की श्रेणी में आता है। तो ये एक अपवाद है कि विकसित देश अधिकतर तृतीयक व्यवसाय पर निर्भर है, लेकिन कनाडा जो है वो लकड़ी काटना पर निर्भर होने के बावजूद भी, यानी प्राथमिक व्यवसाय पर निर्भर होने के बावजूद भी विकसित देशों की श्रेणी में आता है। तो हम इसमें आगे पढ़ेंगे। जो सबसे अंतिम है तृतीयक व्यवसाय का, वो समझिए। आप परिवहन भी आ गए हैं, व्यापार भी आ गए, संचार भी आ गए, सेवाएं में आ गए। और एक सेवा जो सबसे महत्वपूर्ण है उसको कहते हैं पर्यटन। क्या कहते हैं? हाँ, तो बेटा आपको समझ में आ गया होगा हम तृतीयक व्यवसाय में कहां तक पढ़ चुके हैं। एक चार्ट के माध्यम से परिवहन पढ़ लिया, संचार पढ़ लिया और सेवाओं के बारे में पढ़ लिया। अब हम थोड़ा सा हम पर्यटन के बारे में पढ़ेंगे अगर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और पढ़ेंगे चतुर्थक और पंचम व्यवसाय क्या होते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आप बस यूं ही पढ़ते रहिए, यूं ही मेरा साथ देते रहिए और हम यूं ही आगे बढ़ते रहेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।